Hello, what's up? Let's start with a new topic, that is section number 115 BAC. This is tax on income of individuals and HUF. I'm repeating, this is applicable to individuals and HUF and not applicable to companies. तो exactly 115 BAC बात क्या करता है? 115 BAC is talking about new tax regime. New tax regime. There is an existing tax regime which is telling us कि there are certain tax slabs. 0 to 2.5 no tax, 2.5 to 5 it is 5%, 5 to 10 it is 20, more than 10 it is 30%. ये तो existing है ही. Along with that, we have one more tax regime which is falling under section number 115 BAC. वो tax regime में exactly क्या है? वो tax regime में concessional tax rates दिए हैं. For some individuals and HUF, they have mentioned or they have specified some concessional tax rates कि हम लोग तुझे benefit दे रहे हैं, तू ये normal 5, 20, 30 से tax मत भर, ये जो concessional tax rates है ना, उसके हिसाब से tax भर. तो लोग बहुत खुश हो गए. बहुत खुश होने के बाद उन्होंने थोड़े conditions जब भी पढ़ना चालू किया, तभी उनको समझा, जब भी गवर्नमेंट ने कुछ दिया है, वो भूल गए मेरा सेंटेंस, जब भी गवर्नमेंट कुछ देता है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट बहुत कुछ छीन के लेके जाता है. तो योर गवर्नमेंट इज डेफिनेटली गिविंग अस अ बेनिफिट ऑफ टैक्स रेट्स, बट गवर्नमेंट इज नॉट अलाउिंग अस टू अवेल सर्टन एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस. हम लोग एग्जम्पशंस नहीं ले सकते, डिडक्शंस नहीं ले सकते. 10AA का एग्जम्पशन नहीं, सॉरी 10AA का डिडक्शन नहीं ले सकते. चैप्टर 6A में स्पेसिफिक डिडक्शन नहीं ले सकते. ये स्पेसिफिक चीजें उन्होंने ये चैप्टर में कवर की है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. लेट्स बिगिन. Option to pay income tax at concessional slab rates. Now, ये जो 115 BAC है, 115 BAC में जो न्यू टैक्स रिजीम है, दिस इज एन ऑप्शन विच इज अवेलेबल टू अस. इट इज नॉट मैंडेटरी कि सबने यही करना चाहिए. अभी थोड़ा आगे बढ़ने के पहले मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ. जो अभी ओके, ये 115 BAC क्यों आया, इसके बारे में आई जस्ट टेल यू वन थिंग. पहले जो लोग थे ना, पहले लोग बहुत इन्वेस्ट करते थे, बहुत सेव करते थे, जिसके वजह से गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन कि तुम लोग इधर इन्वेस्ट करो, तुम लोग इधर तुम लोग को बेनिफिट मिलेगा. बट nowadays government thinks that people don't invest and people are not taking advantage of exemptions and deductions. That is why, to give them benefit, उन्होंने ये टैक्स रिजीम निकाला और न्यू टैक्स रिजीम निकाला, और उसमें उन्होंने बोला कि तुम लोग वैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वैसे भी डिडक्शन नहीं ले रहे हो, सो वैसे भी तुम लोग डिडक्शन और एग्जेम्पशन का कुछ भी फायदा नहीं है. तो तुम लोग के लिए स्पेसिफिकली मैं न्यू टैक्स रिजीम निकाल रहे हैं. ये कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट बोल रहा है. और ये जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसके लिए उसमें वो जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें वो लोगों को बेनिफिट मिलेगा who are not investing in any of the investment vehicles. Now, I don't know whether this is an encouragement or discouragement towards investment, but people who are into investment, जिनके पास बहुत सारे deductions, they get some deductions, उनको ये scheme unfortunately applicable नहीं होगा. Because if you have deductions and exemptions, जितना मेरा प्रैक्टिस है टैक्स में, जितने मेरे क्लाइंट जो हैंडल करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स में से एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो 115 BAC के रिजीम में फॉल होता है. बिकॉज उनके भर के एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस है. सी, इसमें दो बेनिफिट्स है. एक, तुम लोग को टैक्स डिडक्शन भी मिल रहा है, एंड सेकंड, साइड बाय साइड योर मनी इज गेटिंग इन्वेस्टेड, योर मनी इज ग्रोइंग ऑन द अदर हैंड. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब इन्वेस्ट, आई एम नॉट हियर टू टेल यू इन्वेस्ट करो, बट माई ओनली पॉइंट इज कि डोंट गेट एनकरेज्ड बाय दिस स्कीम एंड डोंट इन्वेस्ट. ओके, ऐसा प्लीज मत करो, इन्वेस्ट करो, और ये तो नॉर्मल स्कीम में जाके टैक्स ज्यादा रेट पे टैक्स लगेगा, बट इट इज ओके, बट योर मनी इज ग्रोइंग ऑन द अदर हैंड. राइट, परफेक्ट. चलो, लेट्स बिगिन. ऑप्शन टू पे इनकम टैक्स एट कंसेशनल स्लैब रेट्स. अभी सीधा मैं स्लैब रेट पे आता हूँ. एग्जैक्टली स्लैब रेट है क्या? अभी अप टू 2.5 नो टैक्स, अप टू 2.5 नो टैक्स, 2.5 टू 5%. ये तो एग्जैक्टली सेम है ओल्ड टैक्स रिजीम जैसा. परफेक्ट. उसके बाद 5 टू उधर 10 था, ओल्ड में 10 था. इट इज व्हाट, 5 टू 7.5. 5 to 7.5 10%, 7.5 to 10 it is 15%, 10 to 12.5 it is
20%, एंड 12.5 to 15 इट इज 25%, और लास्ट बचता है अबाउ 15 lakhs, इट इज 30%। सर कितना क्या क्या है याद रखने के लिए, कुछ भी टेंशन मत लेना, कुछ भी टेंशन मत लेना। इनकम में 2.5 ऐड करना, और टैक्स रेट्स में 5% ऐड करना टिल 15 lakhs। मतलब अब जब तक इनकम 15 lakhs नहीं होता तब तक आपको इनकम में 2.5 lakhs 2.5 lakhs 2.5 lakhs ऐड करना है, और टैक्स रेट्स में 5% 5% 5% ऐड करना है। यू विल गेट द फिगर, एंड यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन द एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, नाउ देर आर सर्टन कंडीशंस व्हिच यू शुड सेटिस्फाई टू अवेल द एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 115 BAC. Okay, see, it may be noted that this section can be availed by individuals or HUF, whether resident non-resident, वो individual होगा, वो resident होने दे, non-resident होने दे, दोनों के cases में ये applicable हो जाएगा. Also, worth noting is the fact that above slab rates will apply to an individual who has opted for section 115 BAC, whether he is a senior citizen, सुपर सीनियर सिटीजन और अ नॉन सीनियर सिटीजन, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल हो, HUF हो, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, और नॉन सीनियर सिटीजन हो। इसका मतलब, इसका गहराई समझ, इसका डेप्थ समझ, अब हम लोग उनको क्या बोलना है मालूम है? ओल्ड स्कीम में याद है क्या, मोर देन 60 लेस देन 80 के लिए वी यूज टू एक्सटेंड द बेसिक एग्जाम्पशन फ्रॉम 2.5 to 3 lakhs। इधर ऐसा कुछ नहीं होगा। सुपर सीनियर सिटीजन भी होगा ना, 1018 साल का भी कोई होगा ना, 1018 ईयर्स, 1018 ईयर्स ओल्ड भी कोई होगा ना, तो भी उसके लिए यही टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे, और यही एग्जाम्पशन के लिमिट्स यही लिमिट्स एप्लीकेबल होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब जो ओल्ड टैक्स रेजिम में एज वाइज जो हम लोग बेसिक एग्जाम्पशन का लिमिट बढ़ा रहे थे, इधर वो बेसिक एग्जाम्पशन का लिमिट नहीं बढ़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, दीज लिमिट्स विल रिमेन द सेम। एकदम चकाचक क्लियर है कि नहीं दोस्त? परफेक्ट है। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 इज टॉकिंग अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर अवेलिंग कंसेशनल टैक्स रेट्स। इधर उन्होंने बोला है दैट व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम, द टोटल इनकम इज कंप्यूटेड विदाउट विदाउट अलाउिंग सर्टन डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। अब ये सर्टन डिडक्शंस एग्जेम्पशन कौन से हैं, फटाफट एक बार ये देखते हैं। सेक्शन नंबर 1015 लीव ट्रैवल कंसेशन, सैलरी वाला पार्ट। हाउस रेंट अलाउंस, सैलरी वाला पार्ट। एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंस, मतलब सर्टन एग्जाम्पशंस आर अलाउड, मतलब एग्जाम्पशन जो है, एग्जाम्पशंस स्पेशल अलाउंस के एग्जाम्पशंस, उसमें से थोड़े एग्जाम्पशंस कौन से अलाउ होते हैं, वो मैंने नीचे एक लिस्ट दिया है, वो हम लोग उधर देख लेंगे। सेक्शन नंबर 1017 दैट इज डेली अलाउंस। बाद में एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स इनकम टू बी क्लब्ड विद द पेरेंट्स, याद है क्या, 1500 वाला, वो तुझे नहीं मिलेगा भाई। ये जो क्या पढ़ रहा हूं मैं, ये एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस आर नॉट अलाउेबल, बराबर है। बाद में 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। याद देखा सेक्शन 16 में हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते थे 50,000 रुपीज का, वो 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन हम माइनस नहीं करेंगे इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो मैंने लोन लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं इन हाउस प्रॉपर्टी, आई टेक अ डिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट, आई विल नॉट बी एबल टू टेक अ डिडक्शन ऑफ दैट। बाद में आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। बाद में है साइंटिफिक रिसर्च, याद है क्या, साइंटिफिक रिसर्च, टी रबर कॉफी डेवलपमेंट बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, मतलब 35AD इंपॉर्टेंट है, 35AD का तुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। व्हाट इज 35AD? कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन तुझे नहीं मिलेगा इधर, ये उन्होंने क्लैरिफाई किया। 35 CCCs एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, ये भी नहीं मिलेगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन, क्या देखा 15,000 और 1/3 वाला, वो भी नहीं मिलेगा। एंड 80C to 80U जो जो डिडक्शंस है भूल जा। 80C to 80U जो जो डिडक्शंस है तुझे तू भूल जा, बट दो डिडक्शन तुझे मिलेंगे, दैट इज अंडर सेक्शन 80CCD2, दैट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, वो, एंड 80JJAA। ये दो डिडक्शंस तुझे मिल जाएंगे, पर बाकी कौन से भी डिडक्शंस तुझे नहीं मिलेंगे। और इधर ही तेरा गेम चेंज होता है, इधर ही तेरा गेम चेंज होता है। बिकॉज मेरे अभी जो मेरे क्लाइंट्स का मैंने एग्जांपल दिया, मेरे सब क्लाइंट्स ने 80C में 1,50,000 ऑलरेडी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। 80D में उनको अराउंड 30,000 का बेनिफिट मिलता है। 30,000 कैसे? उनका पेरेंट्स और उनका खुद का मिला के 30,000 का बेनिफिट मिलता है। मतलब तेरे इधर ही 1,80,000 हो गए। 1,80,000 अगर तुझे डिडक्शन मिलता है तो डेफिनेटली तेरा बहुत सारा टैक्स कम आता है।
or new tax regime is not allowing me to take any of these deductions. And that's why for any of my clients 115 BSc is not beneficial. Because अगर मैं इधर आया 115 BSc में आया, as per the computation I realize that जो मैं deduction करता हूँ ना वो मेरे लिए ज़्यादा beneficial है. अभी if you look at the tax rates तुझे you'll always get a feeling कि कितना beneficial है, पर ये जो conditions है ना, ये conditions पूरा game change करता है. ठीक है. ओके, नाउ एग्जेम्पशंस कौन से अलाउ होते हैं, मतलब ये तो एग्जेम्पशंस ले सकता है. फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, टूर अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस. याद है कि एक मैंने चार्ट बनाया था, चार्ट में तुम लोग को एक स्टोरी बोला था, वो स्टोरी का ये है, टूर अलाउंस एंड ट्रैवल अलाउंस सैलरी के केस में. ओके. डेली अलाउंस टू मीट ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी. ये तेरे एग्जेम्पशन जो है ना, ये एग्जेम्पशन तुझे अलाउ हो जाएंगे. ओके. कंडीशन नंबर 2, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, थोड़ा ध्यान देना. While computing total income, set off. ओके, क्या पढ़ रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं certain losses are not to be set off. ऐसे कौन से लॉसेस जो मुझे सेट ऑफ अलाउ नहीं करते, मतलब वो लॉसेस तो है, लॉसेस में सेट ऑफ कर सकता हूं नॉर्मल केस में, बट अगर मैं 115 बीएससी में फॉलो हो रहा हूं, आई विल नॉट बी एबल टू सेट ऑफ दोज लॉसेस. तो कौन से वो लॉसेस है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2. नाउ, एनी कैरी फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर, मतलब पहले के असेसमेंट ईयर में से कौन सा भी कैरी फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन है, इफ सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी डिडक्शंस रिफर्ड इन द अबाउट टेबल. इसका मतलब ऐसा कौन सा लॉस जो अराइज हुआ है इन द प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस मतलब पास्ट ईयर, ऐसा कौन सा लॉस जो अराइज हुआ है इन द पास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एनी ऑफ दीज, ऑन अकाउंट ऑफ एनी ऑफ दीज. इसका मैं एग्जाम्पल लेके बात करूंगा. इसका एग्जाम्पल मतलब समझो 35 एडी का मैंने डिडक्शन लिया लास्ट ईयर मैंने 35 एडी का डिडक्शन लिया. मैंने इधर देख, इधर रिस्ट्रिक्शन दिया 35 एडी पे. 35 एडी का मैंने लास्ट ईयर डिडक्शन लिया था, जिसके वजह से मुझे लॉस हुआ था, पॉइंट नंबर 1. और मेरा कुछ तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, इधर भी है एडिशनल डेप्रिसिएशन. आई थिंक मैंने वाइल रीडिंग आई मिस दिस पॉइंट. एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तुझे नहीं मिलेगा, Coming back to the point, if I'm incurring any loss due to additional depreciation, or if there is any unabsorbed depreciation, or if there is any loss due to capital expenditure on specified business, that is 35 AD. वापस मेरा कुछ unabsorbed additional depreciation है, और 35 AD की वजह से अगर कुछ लॉस हुआ है पास्ट ईयर में, और वो मैंने ये साल में कैरी फॉरवर्ड किया, ये साल में कैरी फॉरवर्ड करने के बाद मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये जो लॉस है वो 35 एडी की वजह से हुआ है, एंड देयर इज वन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन व्हिच इज ड्यू टू एडिशनल डेप्रिसिएशन. ये जो मैंने दो लॉसेस, एक लॉस और एक अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है ना, ये मैं ये साल सेट ऑफ नहीं कर सकता. ये दो चीजें मैं ये साल सेट ऑफ नहीं कर सकता. ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है, प्लीज ध्यान देना. ऐसा कौन सा लॉस, इफ दैट लॉस इज अराइजिंग ड्यू टू एनी ऑफ दीज, देन इन दैट केस वो जो लॉस होगा उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा दोस्त, उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा. मैं उसका सेट ऑफ नहीं कर सकता इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. एकदम क्लियर है दोस्तों. दिस इज योर पॉइंट नंबर 1. दिस इज योर पॉइंट नंबर 1. आई एम रीडिंग दिस अगेन फॉर यू, आराम से करेंगे. एनी कैरी फॉरवर्ड लॉस, एनी कैरिड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर, if such loss or depreciation is attributable to any of the deductions referred in the above table. इसके रिलेटेड ऊपर के टेबल में जो जो पर्टिकुलर्स है, वो पर्टिकुलर्स के रिलेटेड जो भी मुझे लॉस हुआ है लास्ट ईयर, वो मैंने आज कैरी फॉरवर्ड किया. ये साल में मेरे पास लॉस है, कुछ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ड्यू टू एडिशनल डेप्रिसिएशन. Then in that case, ये loss और ये unabsorbed depreciation due to additional depreciation, I will not be able to set off in the current year. Perfect. Great. Point number 2. Loss under the head house property with any other head of income would not be allowed. मतलब मेरे ये साल में अगर कुछ भी लॉस होगा हाउस प्रॉपर्टी का, मैं दूसरे कौन से भी हेड के अंडर वो एडजस्ट नहीं कर सकता. दिस इज माय सेकंड कंडीशन. ओके. फर्स्ट एंड सेकंड
condition, second condition में first and second point, I hope you are clear with all both these points. I will move ahead with condition number 3, that is depreciation or additional depreciation. ये जो पार्ट है ना, मैं सीधा क्या करूंगा मालूम है, ये एग्जाम्पल पढ़ूंगा और एग्जाम्पल पढ़ने के बाद तुझे सब कुछ समझ में आएगा. इतना करके जाओ, सफिशिएंट है, ये समझ लो, सफिशिएंट है. एग्जाम्पल, let us consider the case of Mr. X who carries on business of manufacturing of steel. क्या कर रहा है वो? Manufacturing of steel. He has unabsorbed depreciation as on 1/4/2020, which includes the amount attributable to additional depreciation under section 32(1)(2)(a) of previous year 1920. मतलब last year का unabsorbed depreciation due to additional depreciation उसके पास available है. तू ही मुझे बता ये unabsorbed depreciation का क्या होगा. तू ही मुझे बता ये अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्या होगा, जो लास्ट ईयर से मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है. जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ड्यू टू एडिशनल डेप्रिसिएशन है, आई विल नॉट बी एबल टू सेट ऑफ दिस एडिशनल डेप्रिसिएशन का यूएडी. ओके, देन आई विल रीड दिस. If he exercises the option under section 115 BAC for previous year 2021, ये साल में अगर मैंने opt किया, then in that case the amount so attributable to additional depreciation of earlier years, जो last year का जो unabsorbed depreciation था और उसमें से जो additional depreciation का part था, remaining unabsorbed as on 1/4/2020, क्या लिखा है आगे, would not be eligible for set off against the current year income. वो जो unabsorbed depreciation का UAD है, मतलब वो जो UAD है, I will not be able to set off it against any other income in the current year. Accordingly, the WDV, ये इधर तक हम लोग ने पढ़ा था, उसके आगे का पार्ट नया है. Accordingly, the WDV of the block as on 1/4/2020 has to be increased by the said amount not allowed to be set off. मतलब जितना अमाउंट UAD में जितना अमाउंट UAD में additional depreciation का है, उतना मुझे ये साल सेट ऑफ नहीं मिला. एग्जाम्पल लेंगे, समझो यूएडी है, उसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन है एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन है. एडिशनल डेप्रिसिएशन का पार्ट कितना है, समझो 40. नॉर्मल डेप्रिसिएशन का पार्ट कितना है, समझो 20. टोटल यूएडी है 60. नाउ 60 में से सिर्फ 20 अलाउ हो जाएंगे ये साल सेट ऑफ करने के लिए एंड 40 अलाउ नहीं होंगे फॉर सेट ऑफ. बट ये जो 40 है, ये 40 विल बी एडेड टू WDV ऑफ दैट ब्लॉक. वो जो ब्लॉक है असेट का, असेट के ब्लॉक में क्या हो जाएगा, 40 रुपीज एड हो जाएंगे. दिस इज योर डेप्रिसिएशन का पॉइंट. एकदम क्लियर है. ये तेरा सेकंड पॉइंट था, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वो. अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाता है, टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन. टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन. अभी देखो, इफ इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग नो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब मैं इंडिविजुअल हूं और एचयूएफ हूं, बट आई डू नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. I do not have any income from business or profession, मतलब मेरा business and profession से income नहीं आता, समझो मेरा salary है. Then in that case, year 1 में I opted for 115 BSc. Year 2 में मैं 115 BSc के 115 BSc opt नहीं करना है. Can I do that? Yes, definitely I can do that. Yes, definitely I can do that. But इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मैं इंडिविजुअल हूँ और मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, मेरा इनकम एक कुछ भी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं आता. देन इन दैट केस मैं एवरी ईयर डिसाइड कर सकता हूँ, आज मुझे 115 BSc में जाना है, नेक्स्ट ईयर नहीं जाना है, ठीक है. उसके नेक्स्ट ईयर जाना है, ठीक है, जा, नो प्रॉब्लम. मतलब इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिया है जिनका धंधा नहीं है, जिनका इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है. एकदम परफेक्ट है. दिस इज योर पॉइंट 1. मैं पढ़ता हूं ये. वेयर सच इंडिविजुअल और एचयूएफ हैज नो बिजनेस इनकम, द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड along with the return of income to be furnished under section 139(1) for that relevant assessment year. In effect, such individual can choose whether or not to exercise the option in each year. Each year he can choose whether to offer 115 BSc or not.
और ये ऑप्शन कभी एक्सरसाइज करना है, ऑफ कोर्स रिटर्न फाइल करने के पहले। रिटर्न कौन सा, 139(1) का जो रिटर्न है, वो रिटर्न फाइल करने के पहले यू शुड डिसाइड वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर 115 बीएससी और नो एवरी ईयर। He may choose to exercise the option in 1 year and not exercise the option in another year. Perfect. अभी मैं बढ़ता हूँ आगे और मैं एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ जिधर तेरा इनकम जो है वो बिजनेस और प्रोफेशन से है। if if you have income from business or profession, if you have income from business or profession, year number 1 I did not opt for 115 BSc, no problem. ईयर नंबर 2 आई ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी, बस मैंने एक बार ऑप्ट किया, मेरा धंधा है, मेरा धंधा है, मेरा धंधा है, आई हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। मैंने फर्स्ट ईयर में ऑप्ट नहीं किया, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड ईयर से मैंने 115 बीएससी ऑप्ट करना चालू किया, सेकेंड ईयर में किया, थर्ड ईयर में किया, फोर्थ ईयर में मुझे नहीं करना है, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, नहीं करना है तो गवर्नमेंट बोला कर ले, कर ले। सो फोर्थ ईयर में मैंने ऑप्ट नहीं किया, बट गवर्नमेंट ने बोला एक बार जो तूने ऑप्ट करके ड्रॉप किया ना, अगर तू धंधे वाला आदमी है, तूने एक बार 115 बीएससी ऑप्ट करके ड्रॉप कर दिया, देन इन दैट केस कभी भी लाइफ में आगे तू 115 बीएससी नहीं ले सकता, कभी भी 115 बीएससी नहीं ले सकता। मतलब ऊपर जैसा नहीं, ऊपर में कहता है ये साल किया नेक्स्ट ईयर नहीं किया, चलो उसके नेक्स्ट ईयर तो हो सकता है, बट धंधे वाले आदमियों को क्या होता है, आदमियों के साथ क्या होता है और लोगों के साथ क्या होता है, दे सेड once you opt for 115 BSc, you should opt for 115 BSc forever. But if you want to opt out, no problem, you can opt out, no problem at all. But once you opt out, you will not be able to opt for 115 BSc again. इसीलिए मैंने लिखा एक बार जो मैंने कमिटमेंट किया उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। मतलब मेरा जो कमिटमेंट है, आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट कमिटमेंट, आई हैव टू फॉलो 115 बीएससी फॉर एवर। ये भी कभी करना पड़ेगा, 139(1) का रिटर्न फाइल करने के पहले, मतलब बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करने के पहले आई नीड टू फाइनलाइज वेदर आई वांट टू ऑप्ट फॉर 115 बीएससी और नो। यही मैंने नीचे पूरा एक्सप्लेन किया है, मैं जब जो तुम लोग को एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया। परफेक्ट है। अभी बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फेलियर टू सेटिस्फाई कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 115 बीएससी। consequences for failure to satisfy the conditions mentioned in section 115 BSc। ये जो ऊपर के 3 कंडीशंस थे, तूने ऑप्ट करके वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए, एक मिनट मैं कंडीशन बात करता हूं, देख कैसा। मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, सिचुएशन 1 आई डू नॉट हैव बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मेरा सैलरी है, देन इन दैट केस मेरा सैलरी है, आई हैव ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी बट आई डिड नॉट सेटिस्फाई दोस कंडीशंस, देन इन दैट केस आंसर इज वेरी सिंपल, नॉर्मल प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। नॉर्मल प्रोविजंस वुड बी एप्लीकेबल फॉर मी, मतलब जो 115 बीएससी के प्रोविजंस थे वो वैसे भी मैंने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसके लिए वो कैंसिल होके नॉर्मल प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल फॉर मी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। ओके उसके बाद समझो कि मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन है, आई एम अर्निंग इनकम फ्रॉम माई बिजनेस एंड प्रोफेशन, आई ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी एंड आई डिड नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस। If I do not satisfy the conditions, then again normal provisions will be applicable. ये क्या लिखा मैंने, अगर मेरा 115 अगर मेरा बिजनेस और प्रोफेशन है, I have opted for 115 BSc, but did not satisfy the conditions. But did not satisfy the conditions. Then in that case, government is saying कि वो financial year के लिए तुझे 115 BSc मिलेगा ही नहीं, मैं तुझे normal provisions ही apply करने बोलूंगा। But सिर्फ वो नहीं, उसके साथ साथ कौन से भी financial year में you will not be able to opt for 115 BAC, which means you need to be very, 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 very careful with the conditions which you are going to satisfy for satisfying condition section number 115 BSc। वो कंडीशंस तुझे अच्छे से सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर तू धंधे वाला होगा तो तेरे साथ जुल्म होने वाला है, अगर तू धंधे वाला होगा और तूने अगर 115 बीएससी के कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए तो वो साल के लिए तो नॉर्मल प्रोविजंस लगी जाएंगे, बट फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर्स तुझे नॉर्मल प्रोविजंस का ही सहारा लेके टैक्स भरना पड़ेगा। डू नॉट इवन लुक एट 115 बीएससी।
ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बोला है, बराबर, परफेक्ट है। ओके, सो ये मैंने इधर लिखा है, ये 2 पॉइंट्स में परफेक्ट है ये ना। whenever you will read this, whenever you are watching this, please ensure that you are making notes of these, बिकॉज ये पूरा पूरा पैराग्राफ फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, पर उसके बाद पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने का नहीं, सिर्फ इतना पढ़ने का और आगे बढ़ने का, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम लोग ने एएमटी किया कि नहीं, एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एएमटी लाइबिलिटी इज नॉट अट्रैक्टेड, मतलब वो मिनिमम इतना टैक्स भरना है, ये कंसेप्ट इधर एप्लीकेबल नहीं होगा इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 बीएससी। ओके, 115 बीएससी अगर ऑप्ट कर रहे हो तो एएमटी का एएमटी के प्रोविजंस विल नॉट बी एप्लीकेबल। एक नंबर अभी अपना लास्ट पॉइंट बाकी है, दैट इज दिस, कैसे कंप्यूट करना है टैक्स। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप नंबर 1, कंप्यूट द टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजंस एंड 115 बीएससी। नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकाल और 115 बीएससी से टैक्स निकाल और तू कंपेयर कर। ऑफ कोर्स जो सबसे कम टैक्स आता होगा, आई विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू कंप्यूट द टैक्स, and if you want to, because see, you are going to be a professional after this, you should know how to select whether new old tax regime is beneficial or new tax regime is beneficial. उसके लिए क्या करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए आई नीड 2 tax figures, one tax as per normal provisions and the other figure as per 115 BSE, दोनों मैं कंप्यूट करके मेरे पास रखूंगा और उसके बाद आई विल कंपेयर एंड आई विल डिसाइड दैट मुझे कौन सा बेनिफिशियल है, मुझे कौन सा बेनिफिशियल है। ये ना, जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, एम्प्लॉय सैलरीड एम्प्लॉइज को एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ये कंप्यूटेशन करना पड़ता है, बिकॉज उनको तो उनका सैलरी मालूम है ना, तो उनके सैलरी के हिसाब से, नॉर्मल के हिसाब से क्या टैक्स आता है एंड 115 बीएससी के हिसाब से क्या टैक्स आता है, वो पहले कंप्यूट करना पड़ता है, वो देखना पड़ता है। उसके बाद उनको एम्प्लॉयर को बताना पड़ता है दैट आई वांट टू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजीम और आई वांट टू ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। पर ऐसा क्यों, एम्प्लॉयर को क्यों बताना है, बिकॉज जितना जो हम लोग टैक्स आइडेंटिफाई करेंगे, समझो अगर 3 लाख रुपए टैक्स आया नॉर्मल प्रोविजन से और 2 लाख रुपीज टैक्स आया न्यू क्या अपना 115 बीएससी से, then in that case I will have to communicate this to the employer that I want to opt for 115 BSc. Then employer will understand, अच्छा he wants to opt for 115 BSc, ये क्यों कर रहा है ये सब, because उसको क्या करना है, टीडीएस काटना है, बिकॉज उसको क्या करना है, टीडीएस काटना है, टीडीएस के लिए उसको बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लियर है, यस। सो लिखा है मैंने आगे वही, फॉर टीडीएस इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर, एंड एक बार जो तूने कमिटमेंट कर दिया वो फाइनेंशियल ईयर में तू चेंज नहीं कर सकता। एक बार मैंने बोल दिया एम्प्लॉयर को कि मुझे 115 बीएससी में जाना है, एक महीने के बाद ऐसे मुझे नींद में कुछ हुआ और मुझे नहीं 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 115 बीएससी में नहीं जाना है, नॉर्मल में जाता है, आई कैन नॉट डू दैट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक बार जो तूने बोल दिया ना कि मुझे 115 बीएससी में जाना है, खत्म, वो कुछ नहीं कर सकता। बट मैं टैक्स रिटर्न जब भी फाइल करूंगा ना, तभी आई कैन डिसाइड टू नॉट टू गो फॉर 115 बीएससी। मतलब मैं जब भी एम्प्लॉयर को बता रहा हूं तभी मुझे फ्रीज करना है एक ही बार, बट जब भी मैं वही साल का रिटर्न फाइल करूंगा ना, तभी मैं मेरा जो चॉइस है वो मेरा चॉइस फॉर ऑफ नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बीएससी, आई कैन डू दैट, आई कैन ऑप्ट फॉर नॉट गोइंग फॉर 115 बीएससी, बट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। और जो भी कुछ डिफरेंस होगा वो और कुछ टैक्स पे करने के लिए आएगा और मे भी कुछ रिफंड आएगा, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं। सो बेसिकली आई एम रिपीटिंग, whenever you are telling the employer which tax regime you want to fall in, then in that case, uh, once you tell him that I want to opt for 115 BSc during the financial year, you cannot opt out from that particular scheme. बट वही फाइनेंशियल ईयर का जब यू आर फाइलिंग द टैक्स रिटर्न, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सिलेक्ट तुझे 115 बीएससी में जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। ओके, इज इट पॉसिबल, ये लिखा है, इज इट पॉसिबल opted for 115 BSc and at the time of filing the ROI, okay, is it possible कि I opted for 115 BSc whenever I was telling to the employer, and at the time of filing the ROI I do not want to opt for 115 BSc, possible है क्या? Yes, definitely it is possible. So यही मैंने चीज इधर तुम लोग को समझाने का ट्राई किया, और ये सब किधर लिखा है, वो ये सब लिखा है नोट्स में, ये सब लिखा है नोट्स में, ये सब नोट्स है ना, ये नोट्स में ये सब लिखा है दोस्त, एकदम क्लियर है।
I hope you are clear with all the concepts which we discussed in this particular topic of 115 BAC. I'm repeating, this is applicable only to individuals and HUF. First point, and second point is this is only an option which is given to individuals and HUF. Okay, great. I hope you have understood everything. I will see you in the next lecture. Bye bye, see you, and take care.